शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है हृदय, जिसे हम हार्ट या दिल भी कहते हैं। हृदय का काम है शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को सुचारू रूप से बनाए रखना और ब्लड को पंप करना। अगर इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो समझ जाना चाहिए कि हमें नज़दीक के किसी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अगर आप पटना में हैं या बिहार के किसी कोने में हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बेहतरीन है। आप 4 से 5 घंटे में पटना स्थित हृदय रोग विशेषज्ञ जो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं हार्ट हॉस्पिटल चंद्रालय, आप यहाँ पर आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशलेंद्र पांडे। आज हम जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं, गुफ्तगू करने जा रहे हैं, वो बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं। बिहार के बहुत ही बड़े हॉस्पिटल हार्ट हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राजन ठाकुर सर। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। इट्स अ ग्रेट प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू इन आवर शो सर। वेलकम सर। सबसे पहले मैं बिहार वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो ये पैंडेमिक का जो दौर देखा है, कोविड-19 का जो दौर देखा है, जब पूरा देश, पूरा बिहार लड़ रहा था, उस समय आप लोग कोरोना से लड़ने की तैयारी कर रहे थे, या फिर कोरोना के जो पेशेंट्स आ रहे थे, या फिर हृदय संबंधी रोग से जो जुड़े पेशेंट्स आपके पास आ रहे थे, तो आप लोग उसी तत्परता के साथ आप लोगों ने सेवा की। ये एक बहुत ही महान कार्य है सर, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, कोरोना काल जो कि इंडिया में मार्च 2020 से शुरू हुआ, तो उस समय से पेशेंट की फ्लो कम हो गया। लेकिन बिहार के गवर्नमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमें भी कोरोना के पेशेंट्स के लिए इंडक्ट किया। लेकिन हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को लेटर लिख के उससे अपने आप को विमुक्त कराया, क्योंकि ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। यहाँ पर इमरजेंसी में बाईपास सर्जरी भी होती है, इमरजेंसी में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, नॉर्मल एंजियोप्लास्टी, जिसके लिए बहुत दिनों तक रुका नहीं जा सकता है। और हल्के फुल्के बीमारी के लिए ओपीडी की भी ज़रूरत होती है। और इंडोर पेशेंट जो कि सीरियस पेशेंट हैं, हार्ट अटैक या एक्सट्रीम एंजाइना, उसके लिए पेशेंट को सीसीयू होगा। कोरोना का जो दौर था उस समय भी आपके यहाँ पेशेंट्स आते होंगे, आपकी टीम ने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया सर? कोरोना काल में पेशेंट को हैंडल करने के लिए जो होता है, मास्क का प्रयोग करना, पीपीई, क्योंकि आप लोग उसमें फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह काम कर रहे थे। कोरोना काल में हमने डॉक्टर और पूरे स्टाफ को पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइज़र, ये सब प्रोवाइड किया। तो पेशेंट का ट्रीटमेंट भी ये प्रिकॉशन लेते हुए उन्होंने किया। लेकिन जो बेसिक ध्येय है पेशेंट को कम से कम समय में ट्रीटमेंट करना, ये प्रिकॉशन लेते हुए हमने उसमें तत्परता में कमी नहीं आने दी और पेशेंट का ट्रीटमेंट और इलाज जैसे पहले था वैसे ही करते रहे। पिछले 2.5 दशक से आप मतलब ये हार्ट हॉस्पिटल बिहार के लोगों की सेवा में तत्पर है सर। तो इस हॉस्पिटल की स्थापना 90 के दशक में हुई थी। तो क्योंकि आप स्वर्गीय पीके ठाकुर सर के पुत्र हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर का विज़न और मिशन क्या था सर, उनका जो संघर्ष और सैक्रिफाइस है उसके बारे में सर, उन दिनों के बारे में। हमारे फादर जो लेट डॉक्टर ए.के. ठाकुर थे, वो IGIC इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के फाउंडर थे। MRCP करके वो 1978 में आए। तो उसके बाद वो 1-2 रूम अगम कुआं में शिफ्ट हो गया था। फिर उसको जीर्णोद्धार करके जो प्रेजेंट सेटअप है IGIC, उसमें ले जाना और फिर उसको डेवलप करना, वो उन्होंने 1978 से लेके 1993 तक की। उसके बाद कुछ कारणों से उन्हें वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। 1994 में हार्ट हॉस्पिटल की स्थापना हुई दिसंबर में, और जो एक इंडोर पेशेंट और आउटडोर से शुरुआत हुई, तो पेशेंट के सेकेंडरी केयर ट्रीटमेंट उस समय पेसमेकर लगता था, ओपीडी और इंडोर पेशेंट होता था, तो उसमें काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट देना। फिर लगभग 10 साल के अंतराल पर कैथ लैब यूनिट का समायोजन होना और बाईपास सर्जरी CTVS यूनिट का समायोजन होना, और जो बेस्ट डॉक्टर थे उनसे वो लोग एंजियोप्लास्टी करना, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करना, BMV करना, पेसमेकर लगाना,
वो सब करते थे। इसके अलावा बाईपास सर्जरी की टीम आती थी, पहले दिल्ली से आती थी, वो लोग करते थे। और फिर उसके बाद भी बीच में कुछ डॉक्टर आए जो कि कुछ साल काम किए और फिर अभी भी आ रहे हैं। तो हम लोग गुणवत्तापूर्ण इलाज में कोई कमी नहीं आने दिए। तो गुणवत्तापूर्ण इलाज उसे कहते हैं जो कि लीस्ट मोर्टेलिटी पर 100 पेशेंट्स, जो कि इंटरनेशनल पैरामीटर है लेस देन 2%। 100 में 2 पेशेंट मरता है, चाहे वो सीसीयू में हो या इंडोर में हो या कैथ लैब यूनिट में हो या सर्जरी में हो। तो उसी पैरामीटर को फॉलो करते हुए पिताजी के देहावसान के बाद भी, उससे पहले तो था ही, अभी भी हम लोग उसी पथ पर चल रहे हैं। और जो भी डॉक्टर अभी हैं वो वही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और वही लीस्ट मोर्टेलिटी और सर मैं फॉलो करते हुए जी। मैं तो स्वर्गीय डॉक्टर ए के ठाकुर सर को एक बहुत ही बड़े और विजनरी लीडर की तरह देखता हूँ सर जी। उनकी दृष्टि, दूरदृष्टि की मैं बहुत तारीफ करता हूँ। 90 के दशक में जब आपने जैसा कि बताया कि 1994 में हार्ट हॉस्पिटल की स्थापना हुई, उस समय माहौल थोड़ा सा अलग था सर, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। तो क्योंकि आपकी उम्र भी उस समय थोड़ी कम रही होगी, लेकिन आपने करीब से देखा होगा कि क्या क्या उस समय चैलेंजेस रही। बावजूद इसके सर ने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे बिहार के लोगों के लिए, हमारे अपने लोगों के लिए हमें एक हार्ट हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता है। तो उन दिनों की चैलेंजेस क्या रही सर? वो थोड़ा सा देखिए, चैलेंजेस है कि कार्डियक डिजीज का प्रोलिफरेशन तो लेट 80-85 से ही शुरू हो गया था। ये लाइफस्टाइल डिजीज है, खान पान में अधिक नमक खाना, अधिक मीठा चीज खाना, सीडेंट्री लाइफ हैबिट, अधिक चर्बीदार चीज खाना। तो अभी भी देश में हर एक तीसरे या चौथे आदमी को हार्ट की बीमारी, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज हो या डिस्लिपिडीमिया हो रहा है। तो उनका विजन था IGIC में भी कि बेस्ट ट्रीटमेंट देना, चाहे वो प्राइमरी केयर हो या सेकेंडरी केयर हो। और उसी विजन को फॉलो करते हुए प्राइवेट सेक्टर में सर था, शायद पहला हॉस्पिटल था जो 1994 और के दिसंबर में पटना में आया। तो उसी विजन को फॉलो करते हुए 10 साल के अंतराल पर कैथ लैब और सर्जरी यूनिट का समावेश हुआ। तो ही वॉज एन एक्सेलेंट कार्डियोलॉजिस्ट और एक्सेलेंट लीडर ऑल्सो। सर थोड़ा सा हम लोग पीछे जाना चाहेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ और बहुत ज़्यादा हमारे दर्शकों की दिलचस्पी भी होगी ये जानने में कि स्वर्गीय A.K. ठाकुर सर, आपका परिवार मूल रूप से आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मूल रूप से मेरा गांव हुआ अकौर, जो कि उत्तर बिहार के बेनीपट्टी ब्लॉक से लगभग 8 किलोमीटर पर है। ये नेपाल बॉर्डर पर है, जनकपुर से 11 किलोमीटर है। और ये मधुबनी जिला से बेनीपट्टी शायद 17 या 18 किलोमीटर है। यही है, उत्तरी बिहार का मधुबनी और दरभंगा प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है। आपका सर बचपन कैसा था? मेरा बचपन काफी अच्छा। बहुत बड़े डॉक्टर के, आई मीन यू आर ऑल्सो, यू मस्ट बी फीलिंग फॉर्चुनेट कि आप स्वर्गीय A.K. ठाकुर सर के पुत्र हैं। तो बचपन कैसा था आपका सर? बचपन काफी अच्छा था। मतलब जब घर में ही आपके रोल मॉडल हो तो कोई खास दिक्कत नहीं होती है। तो पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर पर ध्यान दिया। पढ़ाई पर थोड़ा सा ज़्यादा ही जोर, और उस ज़माने में ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी नहीं था। रेडियो सुनिए या कभी कभार सिनेमा देखिए और उसके अलावा पढ़ाई कीजिए। तो रेडियो का ही। आपकी स्कूलिंग सेंट जेवियर्स? जी, सेंट जेवियर हाई स्कूल में मैं संभवतः 1973-74 से लेके 1980 तक, 79 में मैंने 10th पास किया और 10th का फाइनल एग्ज़ाम मार्च 1980 में दिया जी। और फिर आपके उसके बाद आपने साइंस कॉलेज जी से पढ़ाई की। उन दिनों की कुछ खूबसूरत यादें सर? साइंस कॉलेज उस समय, एक ज़माने में तो एशिया का 3rd मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी था, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नेगलेक्ट और ये सब, स्टिल काफ़ी एकेडमिकली काफ़ी टैलेंटेड फिजिक्स फैकल्टी थी और केमिस्ट्री फैकल्टी थी। हर एक फैकल्टी काफ़ी टैलेंटेड प्रोफेसर
एसोसिएट प्रोफेसर, लीडर और सब कोई। तो पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कई अमेरिका में हैं, साइंटिस्ट हैं, कई सॉफ्टवेयर कंपनी में हैं, कई डॉक्टर हैं, और मैं तो यहाँ बिहार का हूँ। हमारे फादर भी पटना यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज के स्टूडेंट थे मेडिकल में जाने से पहले। पिताजी की सिखाई हुई कुछ बातें, उनका कोई जीवन का दर्शन जो आज भी आप फॉलो करते हैं? देखिए, उनका बहुत चीज़ सिखाए, लेकिन सबसे बड़ा एक संस्कृत का श्लोक है, उद्मेन ही सिद्ध्यंति कार्यान न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसंति मुखे मृगा। उद्यम करने से ही शेर को भी हिरण का शिकार करता है। वंडरफुल। कोई चीज आप सोए रहिएगा तो आपके पास नहीं आएगा। और दूसरा है, करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान। अभ्यास करने से कोई चीज की सफलता मिल जाती है। Nothing is impossible if you are in practice, or if you want to achieve something, you need to do, You have to pursue relentlessly. Of course, of course. Sure. Since you are a managing director of Heart Hospital, असफलता और सफलता कितना मायने रखता है जब आप किसी प्रोफेशन में हो, और मानवीय मूल्यों को सर कितना आप महत्व देते हैं? मानवीय मूल्य तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चाहे शायद किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो यू हैव टू बी कंपैशनेट, केयरिंग, और उसका द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट आपको देते हैं। और सफलता और असफलता, सफलता और असफलता, सक्सेस एंड फेलियर आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यदि आप फेलियर से सीखते हैं कि आपने कहाँ लैक किया, तो पहला या दूसरा या तीसरा स्टेप में आप सफल होंगे। थोड़ा सा मैं आपके और परिवार के बारे में समझना चाहूँगा। आपकी शादी कहाँ पर हुई? आपकी जीवन साथी कौन है? आपके परिवार में बच्चे, उनका नाम? मेरी शादी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में ही हुई, और हमारी वाइफ पटना वुमेन्स कॉलेज में पहले लेक्चरर थी और इकोनॉमिक्स में, और अब वो मधुबनी देख रही हैं, हार्ट हॉस्पिटल मधुबनी देख रही हैं। बच्चों के बारे में शेयर कुछ करना चाहेंगे? हमारे दोनों बच्चे मेडिकल फील्ड में हैं, और एक पीजी में अध्ययन कर रहे हैं और एक पीजी की तैयारी कर रहे हैं। अभी अगर हम बात करें हार्ट हॉस्पिटल की सर जी, तो कुल कितने बेड का ये हॉस्पिटल है, और आईसीयू की क्या फैसिलिटी है यहाँ पर? ये लगभग 65 बेड का हॉस्पिटल है, और हमारे आईसीयू में 6 बेड है, जिसमें मेडिकल आईसीयू, कैथ लैब आईसीयू प्लस सर्जिकल आईसीयू, जो बाईपास सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट, डबल वाल्व रिप्लेसमेंट वाले, तो सर्जिकल आईसीयू के 5 बेड हैं। तो आईसीयू प्लस सर्जिकल आईसीयू टोटल मिला के 11 बेड हैं। सर, हार्ट हॉस्पिटल में जहाँ तक मुझे जानकारी है, एक बहुत ही एक्सपर्ट टीम काम करती है जी। तो कुछ अपने कंसल्टेंट के बारे में बताएं, नर्सेज के बारे में बताएं, और जो आपकी डेडिकेटेड टीम है ये कितनी एक्सपर्ट है, वो कितने अनुभवी हैं, वो कैसे केस को हैंडल करते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, हमारे यहाँ जो अभी भी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आशीष कुमार झा, वो डीएम इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट सेंटर सीएमसी वेलोर से डीएम करके आए हैं, तो वेल ट्रेंड हैं। क्लिनिकल कार्डियोलॉजी में तो बहुत पहले ट्रेंड हो गए थे, और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, नॉर्मल एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर इम्प्लांटेशन, हाई एंड पेसमेकर जैसे आईसीडी, आरटी, और भी बहुत सारे हाई एंड पेसमेकर हैं, जिसमें वो वेल ट्रेंड है, और हर एक महीने रेगुलर बेसिस पर काफ़ी अधिक संख्या में एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर हो रहा है। कुछ नंबर्स सर बताना चाहेंगे, ये कि आपने अभी तक का जो आपका जर्नी रहा जी, बहुत ही संघर्ष भरा रहा होगा, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, लेकिन इस दौरान अगर कोई आप स्टैटिस्टिक्स हमारे साथ शेयर करना चाहें कि कुल कितने पेशेंट्स आपने अभी तक ओपीडी में? अभी तक हार्ट हॉस्पिटल में ओपीडी में लगभग 3 लाख पेशेंट को देखा जा चुका है। ओहो, वंडरफुल सर। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है सर। और ये एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, इंडोर पेशेंट्स में लगभग 1,35,000 पेशेंट देखा जा चुका है आज तक, और एंजियोप्लास्टी हर एक महीना 35-40 हो रहा है। एक महीने में तो 50 के आसपास पहुंच गया था।
बाईपास सर्जरी भी लगभग हर एक महीने 15-20 हो रहे हैं। बाईपास सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट, डबल वाल्व रिप्लेसमेंट, और पेसमेकर भी हर एक महीने 20 से 25 हो रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ और बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जैसा कि डॉक्टर राजन ठाकुर सर बता रहे हैं कि लाखों ओपीडी पेशेंट्स, लाखों एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, ये तभी संभव है जब आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन टीम हो, बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स हो, और ये सब करके दिखाया है बिहार के हार्ट हॉस्पिटल में। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। ये इट्स अ वंडरफुल एंड इनक्रेडिबल ये अचीवमेंट है हमारे लिए। सर, ये तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, और कभी कभी आपको भी गर्व महसूस होता होगा कि? बिल्कुल गर्व होता है। एक ज़माने में मैंने काफ़ी संघर्ष किया, जो पिताजी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन कुछ पटना के बाहर के डॉक्टर और कुछ पटना के डॉक्टर, वो कहा गया है ना, मुसीबत के समय जो आपके साथ खड़ा हो वही आपका असली मित्र है। तो मेरी परिवार सबसे पहले मेरे पीछे खड़ा था, उसके बाद पटना के 2-3 डॉक्टर और पटना के बाहर के 3-4 डॉक्टर। जैसा उन्होंने एडवाइस किया मैंने करते गया, प्लस पुरानी यादें 2011 से पहले पिताजी क्या करते थे सबका समावेश करके मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा सर हम लोग हृदय रोग के बारे में समझना चाहेंगे। जी। यूएसए का भी मैं कुछ डेटाज वगैरह देख रहा था कि मृत्यु होती है, इसमें से एक मृत्यु हृदय संबंधी बीमारी की वजह से होती है। जी। और मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि जो इंडिया में हमारे जो डेथ्स का रेट है, जी, तो उसमें भी हृदय के जो रोग होते हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कि 4-5 डेथ्स में यहाँ भी जो है एक डेथ्स दो डेथ्स जो है हृदय संबंधी बीमारियों की वजह से होता है। बिल्कुल, हर एक तीसरा या चौथा मरीज हार्ट का होता है, ये मेरा मानना है। ये और सबसे बड़ा कारण क्या है सर? सबसे बड़ा कारण जो है सो लाइफस्टाइल डिजीज है। खान पान में गड़बड़ी, अधिक नमक वाला चीज़ खाना, अधिक मीठा वाला चीज़ खाना, अधिक चर्बीदार चीज़ खाना। यंग एज में आप कुछ भी खाते हैं तो पच जाता है, ग्रोइंग एज होता है तो उसमें शरीर का बनावट होता है, लेकिन 30 साल के बाद उसके बाद थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। और मैंने कई आम आदमी को देखा है कि आप यंग एज में आप नाश्ता में मैगी खा लेते हैं, ठीक है, 1-2 टाइम चल गया, गर्मी में 2 बार कोल्ड ड्रिंक पी लिए, ठीक है, चल गया, लेकिन 30-35 साल के बाद आप अलर्ट नहीं हुए, 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्मी हुआ, 2 बार सवेरे में कोल्ड ड्रिंक पिए, 2 बार शाम में कोल्ड ड्रिंक पिए, और कभी शादी का भोज हुआ तो 30-35 रसगुल्ला खा लिए, और महीने में 4-5 शादी हुआ 30-40 रसगुल्ला से खा लिए, और हर एक दिन 2-3 मैगी खाए। 4-5 महीने में किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को डायबिटीज़ हो गया, किसी को डिस्लिपिडेमिया हो गया। उसके अलावा खान पान में जो गरीब तबके में गड़बड़ी है वो ये है कि न्यूट्रिशियस फूड तो नहीं खाते हैं, लेकिन स्मोकिंग करते हैं, जैसे सिगरेट, बीड़ी, कुछ नारकोटिक्स भी लेते हैं। शराबबंदी तो है हॉस्पिटल बिहार में, लेकिन कुछ लोग किसी फॉर्म में वो लेते हैं। टोबैको कैंसर का भी कारक है और हार्ट डिजीज का भी कारक है। इनफैक्ट तो लेटेस्ट रिसर्च आया है कि आप टोबैको, चाहे आप गुटखा खाते हैं या नहीं तो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, इवन नारकोटिक्स आर फैक्टर फॉर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। तो ये जो कारण आप सर बता रहे हैं, दिस इज समथिंग विच कैन बी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, दिस इज विच इज समथिंग कैन बी प्रिवेंटेड। लेकिन कभी कभार ऐसा देखने को हमें मिलता है कि कुछ फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है जिसके हेरिडिटी होता है, कि जिसके पेरेंट्स, कोई भी आम आदमी है जिसके माँ या बाप हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं या डायबिटीज़ से हैं या एक्सट्रीम हाइपरटेंशन से हैं, उनको होने का खतरा अधिक रहता है, थोड़ा पहले ही हो जाता है, तो उनको तो एक्स्ट्रा सचेत रहना है। लेकिन जिनका नहीं भी हिस्ट्री है उनको भी सचेत हो जाना चाहिए, खास करके 30-35 साल के बाद। अगर आपके घर में फैमिली हिस्ट्री रही है जी, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। रेगुलर चेकअप का सर कितना महत्व है? हम लोग नॉर्मली इस चीज़ को अवॉइड करते हैं।
जब हमारे पास समस्या आती है तभी हम उसका विकल्प या उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें किस उम्र में अपने नज़दीक के हॉस्पिटल में जा कर के इस चीज़ को एक बार कम से कम टेस्ट करना चाहिए? ऐसा तो हमारे कुछ मित्र जो हैं यूएसए या यूके में रहते हैं, ये उनसे हमें ये जानने को मिला है कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं ये कंपलसरी है कि वंस यू हैव क्रॉस्ड 30 और 40 ईयर्स ऑफ एज यू शुड गो एंड चेकअप योर जो भी आपका ये है। देखिए, वेस्टर्न कंट्री में 55-60 या 65 साल के बाद होता है। वहाँ रिचनेस है तो लोग खान पान भी खाते हैं तो बहुत एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर है कि आप एक बार आप अच्छी नौकरी पा गए तो उसके बाद सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, ऑफिस में एक ही कुर्सी पर बैठे रहते हैं, घर में जाते हैं तो प्रोफ्लिगेसी का सिनोनिम है कि खान पान में वैभव आना, नॉन वेज रेगुलर खाना, हफ्ते में 2 या 3 दिन से अधिक खाना, चर्बीदार चीज़ पेस्ट्री रेगुलर खाना, नमक वाला चीज़ ज़्यादा खाना, सब्जी दाल और ये सब, मैगी अधिक खाना, मीठा चीज़ बहुत ज़्यादा खाना और चर्बीदार चीज़ ज़्यादा खाना। तो ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ है जिसको अवॉइड किया जा सकता है। तो क्या अगर हम थोड़ा सा अलर्ट रहें तो रेगुलर चेकअप या फिर साल में एक बार हम चेकअप करवाएं तो क्या हमें पता चल सकता है कि हम लोग वी आर प्रोन टू दैट डिजीज़? मेरी समझ में 35 साल के बाद हर एक सिटीज़न को एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से या नहीं तो दूर दराज के इलाज के दूर दराज इलाके में है तो फिजिशियन से दिखा लेना चाहिए कि क्या गड़बड़ी है, आपके ईसीजी, टीएमटी, ब्लड बायोमार्कर में क्या चीज़ गड़बड़ी है। तो जो गड़बड़ी है उसके लिए दवा दी जाती है। लेकिन यदि आप प्रिवेंटिव चेकअप में लेट कराते हैं, आपको सिम्टम है जिसको नकारते हैं, 45-50 साल में जाते हैं तो हो सकता है उस समय काफ़ी लेट हो जाए, ब्लड प्रेशर आपका 220/180 हो जाए, ग्लूकोज लेवल शुगर में 402 हो जाए, तो उसके बाद शायद जीवन भर आपको दवा खाती रहनी पड़ेगी और उसका और ऑर्गन पर भी डैमेज पड़ने लगता है। इसलिए बेटर है कि 35 साल बाद साल में कम से कम एक बार प्रिवेंटिव चेकअप करा लें और जो गड़बड़ी है उसके लिए दवा लें। दवा नहीं खाने से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है और बीमारी को नेग्लेक्ट करना वो भी और उसके सिम्टम को नेग्लेक्ट करना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो बेटर अवॉइड एंड गो फॉर प्रिवेंटिव। थोड़ा सा समाज में हमारे मिथ है कि कभी कभार ऐसा देखने में हमें आया है कि लोगों को हार्ट पेन वगैरह शुरू हो जाता है तो उसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, गैस की समस्या मान लेते हैं और कहा जाता है कि सर के ऊपर पानी चला जाता है तब जाकर के वो जगते हैं। तो ये कितना नुकसानदेह है सर? हार्ट के सिम्टम को गैस के प्रॉब्लम से कंफ्यूज करना शोज लैक ऑफ इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस के मतलब परे है। जो कम पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं कि गैस का प्रॉब्लम है, लेकिन गैस का प्रॉब्लम आप एंटाजिन डाइजीन टैबलेट खा लें तो तुरंत 2 मिनट में दूर हो जाता है। लेकिन हार्ट का प्रॉब्लम यदि आपको 2 मिनट 4 मिनट आधा घंटा से अधिक है, बाएं हाथ में दर्द हो रहा है, छाती में कंप्रेशन हो रहा है, हफनी हो रहा है, सांस लेने में, लेटने में तकलीफ, चलने में तकलीफ, तो समझ जाइए कि हार्ट की बीमारी है। सर एक बहुत ही ख़ास बात जो हम आपसे करने जा रहे हैं और हम जानना चाहते हैं कि आप कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रहे हैं, अभी भी आप जुड़े हुए हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का कितना महत्व है और आपके हॉस्पिटल में, हार्ट हॉस्पिटल में हमें क्या ऐसी आधुनिक चीज़ें, आधुनिक मशीन हमें देखने को मिल रही हैं जो थोड़ा सा सबसे अलग आपको करती है? इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, हमारे यहाँ में बजट लिमिटेशन होते हुए भी हम लोग उसको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ, मैं अपने बारे में पहले बता दूं, मैं अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री का मेंबर हूँ 2006 से। उसके अलावा इंटरनेशनल बायोमेडिकल सोसाइटी का भी मेंबर हूँ। उसके अलावा मैंने MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स किया है। उसके अलावा कुछ एडवांस कोर्स भी MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में किया है। तो इनोवेशन का हॉस्पिटल में बहुत सारा महत्व है। हमारे यहाँ जो भी मशीन है मोस्ट ऑफ देम आर FDA अमेरिका अप्रूव्ड, और जो कुछ इंडियन मशीन या इंडियन किट है वो
FDA अमेरिका का जो ऑक्सिलरी है FDA इंडिया उससे अप्रूव्ड है। इनोवेशन को हार्ट हॉस्पिटल में इस तरह से प्रेशर दिया जाता है कि जो लेटेस्ट टेक्निक है टैवर हार्ट में छेद को वाल्व से उसको बंद करना, उस पर एक साइंटिफिक लेक्चर हो चुका है 3 साल पहले, अमेरिका के डॉक्टर आए थे। उसके अलावा रोटा जो कि कम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी है, कम्प्लेक्स ऑक्लूजन है, जिसमें मोर देन 98-95% ब्लॉकेज है और पेशेंट बाईपास सर्जरी नहीं कराना चाहता है। बाईपास सर्जरी में 6-7 दिन लग जाते हैं पेशेंट को भर्ती होने के बाद डिस्चार्ज होने में, और एंजियोप्लास्टी में 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो वैसे पेशेंट जिनका कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज मोर देन 95% है और 1 या 2 आर्टरी में ब्लॉकेज है, आप बाईपास सर्जरी नहीं कराते हैं तो वो रोटा एंजियोप्लास्टी से कराते हैं। तो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट उसमें काफ़ी सीख चुके हैं और उस तरह का CME या वर्कशॉप हमारे यहाँ कई बार हो चुका है। पास्ट में जो इंडिया लेवल के टॉप मोस्ट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो इंडिया और एशिया फेम के हैं, वो कलकत्ता से या दिल्ली से, दिल्ली के प्रमुख सेंटरों से आ चुके हैं। इधर कुछ महीने पहले ही कोरोना काल में एक नया तरह का पेसमेकर इम्प्लांटेशन का टेक्निक है, लेफ्ट बंडल ब्रांच में लीड डाल के पेसमेकर लगाना। तो ये जो पुराने मेथड का पेसमेकर इम्प्लांटेशन का टेक्निक था उससे बेटर है और बेटर आउटकम देता है। हमारे यहाँ पुराने टेक्निक से भी काफ़ी अधिक मात्रा में हो रहा है और सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन लेटेस्ट टेक्निक से जो होता है तो ये लेटेस्ट टेक्निक वर्ल्ड वाइड 2 साल पहले ही निकला है। तो इसका वर्कशॉप इंडिया में शायद 1 साल पुराना है, तो इसका वर्कशॉप हमारे यहाँ 7-8 महीने पहले ही हो चुका है कोरोना काल में। अब कोरोना काल और कोरोना से वैक्सीनेशन अगले 3-4 महीने में होपफुली इंडिया में ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग और कुछ वर्कशॉप रखे हैं होपफुली अगले 2-3 महीने में, जो कि रोटा और CTO जो कि कम्प्लेक्स टोटल एक्लूजन रोटा टेक्निक से होता है, जिसमें बाईपास सर्जरी भी एक ऑप्शन है और जो नहीं कराना चाहते हैं वो एंजियोप्लास्टी से भी करा सकते हैं। तो इसमें कई लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट इंडिया के आने वाले हैं, तो आने समय में हो सकता है आपको अखबार से पता चल जाए। तो ये सर एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा क्या आपके यहाँ है? हमारे यहाँ नहीं है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन या किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना, सेफ कॉरिडोर और ये सब का जहाँ भी एम्बुलेंस लेके जा रहा है उसके लिए अगल बगल पूरा ट्रैफिक को रोक देना। कई बार हमने देखा भी सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा डिफ़िकल्ट आपके पास केस आया हो जो बहुत ही मुश्किल हो, लेकिन आप लोगों ने उस चीज़ को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया हो और वो आपके लिए बहुत ही बड़ा खुशी का पल रहा हो? हमारे यहाँ लगभग 90 साल के पेशेंट का भी सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी हो गया है, जो कि एंजियोप्लास्टी करने के बाद 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो गए हैं। और लगभग 88-90 साल के बाईपास सर्जरी के पेशेंट भी सफलतापूर्वक इलाज करा के अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं। तो एक्सट्रीम ओल्ड एज में भी हमारे यहाँ बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी हो रहा है, जो कि काफ़ी कमज़ोर और बीमारी से काफ़ी ग्रसित हैं। इसके अलावा जो वेरी कम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी होता है, जो लेफ्ट मेन, वो एंजियोप्लास्टी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो उस तरह के भी कई केस हर एक महीने हो रहे हैं और साल में तो कई केसेस हो रहे हैं। खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं सर? खाली समय में घर में परिवार से बात करना। उसके अलावा मेरा एक बचपन से ही एक हॉबी है। जिस समय मैट्रिक परीक्षा चल रही थी तो उस समय कमेंट्री दे रहा था, तो मैंने पूरा अवॉइड कर दिया। अब मैं समय नहीं मिल पाता है, तो जो भी है इंडिया में मैच हुआ या ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसका हाइलाइट्स कभी रात में देख लेता हूँ। तो उससे होता है कि भाई कैसे स्पोर्ट्स में आपकी गहरी स्पोर्ट्स में है। उसके अलावा मैं
थोड़ा सा गार्डनिंग में भी इंटरेस्ट रखता हूँ। उसके अलावा मैं कॉमेडी शो देखता हूँ, जैसे कपिल शर्मा शो या फिर कुछ इस तरह का हिंदी शो, और कुछ इंस्ट्रूमेंटल सुन लेता हूँ। फुर्सत कम मिलता है लेकिन कभी-कभार। आपके फेवरेट सिंगर कौन है सर? फेवरेट सिंगर द गोल्डन फोर्ड में किशोर कुमार, और उनका एक गाना है रुक जाना नहीं कभी हार के, कांटों से चल के मिलेंगे राहें बाहर के। जी, बहुत ही प्रेरणादायी ये शब्द हैं सर। और आपका फिल्में देखते हैं कि नहीं सर? फिल्म अभी बहुत कम देखते हैं, साल में एक आध दो बार ही देखते हैं। तो अब तो घर बैठे ही सुविधा है तो जी। आपने बहुत ज़्यादा सोशल वर्क भी, मैं कभी कभार आपके पोस्ट्स वगैरह देखते रहता हूँ। तो अभी कोरोना में भी मैंने देखा कई फूड्स पैकेट्स वगैरह आपने बांटने का काम किया है, लोगों को बहुत ही आगे बढ़ के गरीब लोगों को मदद करने का काम किया है। अभी सोशल वर्क में क्या क्या कर रहे हैं सर? सोशल वर्क में कुछ फाउंडेशन है पटना में, जो कि हर एक 2-3 महीने पर गरीब बच्चों को कुछ कपड़ा देना या फल देना या मिठाई का पैकेट देना। तो समय की उपलब्धता के बावजूद, अन्न उपलब्धता के बावजूद मैं समय निकाल कर वहाँ पार्टिसिपेट करता हूँ। इसके अलावा हार्ट हॉस्पिटल पटना द्वारा फ्री कैंप आयोजित किया जाता है, साल में 2-3 बार किया जाता है। हार्ट हॉस्पिटल मधुबनी द्वारा काफ़ी रेगुलर इंटरवल पर किया जाता है, तो उसमें पार्टिसिपेट करना। तो समय जब भी उपलब्ध होता है मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हार्ट हॉस्पिटल आपको कई सम्मान मिल चुके हैं सर, बल्कि मैंने देखा भी है और पढ़ा भी है। इंडिया टुडे और आउटलुक में आपके कई आलेख भी छप चुके हैं। कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी आपको सम्मानित करने का काम किया है। इसके बारे में सर हमें विस्तार से बताएं। हार्ट हॉस्पिटल कंकड़बाग पटना को टर्शरी केयर कार्डियोलॉजी में एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल फर्म एशिया 1 के इंडिया बिहार कैटेगरी में बेस्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन टर्शरी केयर कार्डियक साइंसेज मिल चुका है। और इसका प्रोसेसर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल फर्म प्राइस वाटर कूपर हाउस थी। ये अवार्ड 2018 में हमें सितंबर में मिला ताज होटल मुंबई में, और इस अवार्ड को मैंने बुल्गारिया के एम्बेसडर और अभिनेत्री करिश्मा कपूर के हाथों सितंबर 2018 में मैंने ग्रहण किया। इसके अलावा 2018 में ही प्राइम टाइम मीडिया और टाइम्स अवार्ड मीडिया से सिमिलर अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा इंडिया टुडे में संभवतः 15 अगस्त 2017 को हार्ट हॉस्पिटल पर एक विशेष आलेख निकला था पटना पर, और आउटलुक में भी पिछले साल 2019 में पिछले साल एक विशेष आलेख निकला था फरवरी 2019 में 11 के इशू में। और इसके अलावा हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर आशीष कुमार झा का रिसेंट कोविड टाइम्स में क्या कार्डियक प्रिकॉशंस लेना चाहिए और कैसे ट्रीटमेंट मैनेज करना चाहिए, खान पान में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, वो रिसेंट इशू बजट वाला इंडिया टुडे हिंदी संस्करण बिहार झारखंड में निकल चुका है। चलते चलते सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, भविष्य की क्या योजनाएं हैं सर, प्लानिंग क्या है? हार्ट हॉस्पिटल को आपने बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, तो और क्या करना बाकी रह गया है? हार्ट हॉस्पिटल का एक और यूनिट संभवतः 6 महीने साल भर में तैयार हो जाएगा। तो भविष्य की योजना है कि कुछ और डिसिप्लिन में कार्डियक के अलावा मैं इसको सप्लीमेंट करूं, जैसे नेफ्रोलॉजी, उसके अलावा शायद पल्मोनोलॉजी भी ऐड करूं। ये सब है, और देखिए कब तक इम्प्लीमेंट हो पाता है। आपने सर अपना बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। जैसा कि डॉक्टर राजीव ठाकुर सर ने हमें बताया
कि हृदय संबंधी रोग जो है हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई रोग हैं, ये समस्याएं हैं, इसको दूर किया जा सकता है। ज़रूरत है आपके लाइफस्टाइल में बदलाव करने की। खान पान को संयमित रखें, स्मोकिंग ना करें, टोबैको किसी भी फॉर्म में हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और अगर आप स्वस्थ बिहार का निर्माण करना चाहते हैं तो स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं और एक सुंदर बिहार का निर्माण करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।